सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो हमारा चैप्टर है या फिर जो कॉरपोरेट अंडरटेकिंग या फिर कुछ इसी नाम का चैप्टर है, मुझे याद भी नहीं है। तो जो भी है जॉइंट स्टॉक कंपनी जो हमारा चैप्टर था उसका हम जो बाकी का पोर्शन है वो हम आज देखने वाले हैं। अब बेसिकली हमने अभी तक जो भी अपने जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में जाना है वो ये जाना है कि उसके बेसिक्स क्या क्या होती हैं, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी किसे कहते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी का मेरिट्स क्या होता है, डीमेरिट्स क्या होता है, फीचर्स क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाया क्यों जाता है। तो ये सब बेसिक्स हैं जो कि हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी के अभी तक जाने हुए हैं। लेकिन अब हम थोड़ा बेसिक्स से आगे चल के अब हम जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड होता है उसके ऊपर में जाने वाले हैं कि बेसिकली अब हम ये जानने वाले हैं कि ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है ये बनता कैसे है। हमने अब तक ये तो जान लिया कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसीलिए आपको सिर्फ बेसिक्स यहाँ पे जान के नहीं छोड़ दिया जाएगा, आपको यहाँ पे जो एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज होता है आपको वो भी जानना होगा। तो उसी में आज हम जो जानने वाले हैं वो है स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो बनता है, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो कंपनीज बनते हैं वो कैसे बनते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसीड्यूर, वो कैसे, उनका प्रोसीजर क्या होता है, वो कैसे बनाए जाते हैं, तो वो हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। अब अगर मैं कहूँ तो ये जो चीज़ है ये जितना आपके सिलेबस में है आपको सिर्फ उतना ही अभी जानना है, क्योंकि कंपनी बनाना, जैसे कि मैंने फीचर्स में ही आपको बोल दिया था कि कंपनी बनाने में बहुत ज़्यादा पेपर वर्क, बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है एंड उतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जो है वो और किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता है। लेकिन हमें वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के आसपास भी नहीं जाना है, हमें सिर्फ उसका ये जानना है कि बेसिकली बनता कैसे है। बस एक ऊपर ऊपर से जो नॉलेज होता है हमें सिर्फ वो लेना है, ठीक है। तो आइए हम इसे देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि स्टेजेस क्या क्या होते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो बनता है तो उसके स्टेजेस क्या क्या होते हैं, कौन कौन स्टेज से एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को जाना पड़ता है जिसके बाद वो बन जाता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाने के लिए जो भी स्टेजेस होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप के ही होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है प्रमोशन स्टेज, ठीक है। फिर होता है रजिस्ट्रेशन स्टेज, फिर होता है इनकॉर्पोरेशन स्टेज एंड लास्ट में होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। तो ये 4 स्टेजेस होते हैं। अब मैं इनका एक जो मेन जो क्रक्स होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो प्रमोशन स्टेज है ये सबसे बेसिक स्टेज है। यहाँ पे हम बेसिकली क्या देखते हैं कि जो बेसिक्स होता है, बेसिक्स का मतलब बिजनेस के बारे में सोचना कि कौन सा बिजनेस करना है, कैसे करना है, क्या हमें प्राइवेट कंपनी बनाना है या फिर पब्लिक कंपनी बनाना है। तो बेसिकली जो भी सोचने का काम होता है वो इस प्रमोशन स्टेज में होता है। द वर्क ऑफ थिंकिंग विच वर्क इज टू बी डन, ये यहाँ पे होता है। सोचने का जो काम है वो प्रमोशन के स्टेज में होता है कि यहाँ पे सोचा जाता है। फिर इसके बाद होता है रजिस्ट्रेशन स्टेज। अब आपने सोच लिया है कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, विच बिजनेस डू यू वांट टू डू। तो अब उस बिजनेस को, मतलब उस जॉइंट स्टॉक कंपनी को हमें रजिस्टर करवाना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कंपनी के केस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो उसे हमें रजिस्टर करवाना पड़ता है। फिर इसके बाद आता है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। अब ये इनकॉर्पोरेशन स्टेज का क्या मतलब होता है कि हमारा बिजनेस जो है उसको बेसिकली स्टार्ट करना, ठीक है। द मेन स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, स्टार्टिंग इन द सेंस काम स्टार्ट नहीं हुआ है, जो मेन बिजनेस है मतलब जो कंपनी है वो स्टार्ट हो गई है। एंड लास्ट में आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज, कि जो बिजनेस है उसी को शुरू करना, जिस काम के लिए हमने यहाँ पे बनाया हुआ था उसको शुरू करना, ये होता है लास्ट स्टेज। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा 4 मेन स्टेजेस होता है। एक होता है
प्रमोशन स्टेज, मतलब जहाँ पे सोचते हैं कि कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। फिर इसके बाद होता है रजिस्ट्रेशन स्टेज, मतलब यहाँ पे बेसिकली जो पेपर वर्क होता है, बिजनेस को करने के लिए जो पेपर वर्क होता है वो यहाँ पे किया जाता है। फिर इसके बाद होता है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। अब ये इनकॉर्पोरेशन स्टेज का मतलब कि हमारा जो कंपनी है वो बन के रेडी हो गया है। एंड कमेंसमेंट स्टेज मतलब अब बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसे हम एक और भी एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं, वो है जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब गाड़ी खरीदना होता है तो ये सोचते हैं कि किस कंपनी का ले, टाटा का ले कि महिंद्रा का ले कि मारुति सुजुकी का ले कि hyundai का ले, होंडा का ले, तो किस कंपनी का कार लेते हैं। तो वो होता है हमारा प्रमोशन स्टेज। फिर रजिस्ट्रेशन स्टेज में होता है कि हम बेसिकली वहाँ पे जा करके अपना जो मतलब जो गाड़ी होता है उसके लिए वहाँ पे बोलते हैं कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, फिर वो गाड़ी हमारे लिए मंगवाया जाता है या फिर गाड़ी वहीं पे रहता है। तो मतलब बेसिकली गाड़ी को पाने के लिए जो सारे काम होते हैं वो सब हम रजिस्ट्रेशन स्टेज में डाल सकते हैं। एंड इनकॉर्पोरेशन स्टेज का मतलब कि अब गाड़ी मेरे हाथ में है, अब गाड़ी मेरी हो चुकी है, तो वो होता है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। एंड अगर नेक्स्ट बात करूँ बिजनेस स्टेज के बारे में, तो अब मैं गाड़ी को चला सकता हूँ, मतलब पहली बार गाड़ी का इंजन स्टार्ट करना और उसके बाद उसे जितना चलाना है उतना चलाना, वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है। तो सोचो उसके लिए जो पेपर वर्क है वो करो, फिर उसका जो इनकॉर्पोरेशन है वो करो, एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है वो करो, ठीक है। तो हम ये सब स्टेजेस को यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में जानने वाले हैं। एंड इसके बाद जो हमारा मतलब इसके बाद अभी तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन जाना, अब थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। एंड इसके बाद हम लोग पूरा डिटेल्स मतलब हर एक स्टेज को हम लोग अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग हेडिंग के अंदर में, उनके अंदर में क्या क्या डिटेल्स होता है वो हम यहाँ पे जानने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो कि हमारा आता है प्रमोशन स्टेज, यानी कि सोचना कि कौन सा बिजनेस करना है, विच बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू बी डन, वो सोचना। सो प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। इन दिस फेज द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस इज कन्वर्टेड इनटू रियलिटी विद द हेल्प ऑफ प्रमोटर्स ऑफ द बिजनेस आइडिया। मतलब यहाँ पे बेसिकली हम लोग सोच रहे हैं कि कौन सा बिजनेस करना है, एंड उस बिजनेस को करने के लिए हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। वी आर डूइंग द प्रिपरेशन टू बेसिकली मेक द कंपनी। इसमें दो चीज होता है, एक तो सोचना और दूसरा उसके लिए काम करना। सो इन दिस स्टेज द आइडियाज आर एग्जीक्यूटेड, जो भी सोचा है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। द प्रमोशन स्टेज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला है आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस दैट नीड्स टू बी डन। सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि कौन सा ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें बहुत पैसा है। वी हैव टू थिंक अबाउट दैट बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसमें अच्छा खासा पैसा हो और उसको सिलेक्ट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंपनी बनाना चाहता हूँ ताकि मैं आइसक्रीम बना के बेचूं, तो वो मेरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। फिर मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूं जिसमें कि मैं यहाँ पे फ़ोन बनाने के लिए एक कंपनी खोलना चाहता हूं, तो वो मेरा बिजनेस आइडिया हो गया। तो सबसे पहले तो यही सोचा जाता है कि बिजनेस कौन सा करना है, ठीक है। फिर इसके बाद होता है परफॉर्म अ फिजिबिलिटी study and determine the economical, technical and legal aspect of executing the business। मतलब अब सोच तो लिया कि ये बिजनेस करना है, लेकिन ये भी देख लो कि इस बिजनेस से जुड़े हुए कौन कौन सी चीज़ें हैं। मतलब ये बिजनेस इकोनॉमिकली कैसा है, मतलब क्या ये बिजनेस में बहुत ज़्यादा खर्चा है या फिर बहुत कम खर्चा है। फिर अगर बात करें टेक्निकल की, तो अगर मैं एक फ़ोन बनाने की मतलब फ़ोन का कंपनी अगर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे बहुत टेक्निकल नॉलेज चाहिए होगा, वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। वही मैं अगर आइसक्रीम बनाने की आइसक्रीम की एक कंपनी खोलना चाहता हूँ, तो उस केस में जो भी मेरा
ये होगा, मतलब टेक्निकल नॉलेज उतना ज़्यादा उसमें ज़रूरत नहीं होता है। एंड नेक्स्ट है लीगल एस्पेक्ट। अब लीगल एस्पेक्ट मतलब कि कानून में, मतलब कहाँ पे कानून का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ कि मुझे एक दारू की कंपनी खोलनी है, तो दारू का कंपनी खोलने के लिए मुझे मतलब कितने सारे लाइसेंस लेने होंगे, ये भी मुझे देखना होगा। अगर मुझे दवाई का कंपनी खोलना है, जैसे ये जो आजकल में बहुत ज़्यादा हो गए, नेटमेट्स जो है, फिर उसके बाद फार्मीजी जो है, टाटा 1mg जो है, ये सब क्या है, ये सब फार्मासिस्ट कंपनीज हैं। तो अगर मुझे ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मुझे वहाँ पे ये भी देखना होता है कि उस बिजनेस में लीगल एस्पेक्ट, मतलब कानूनी तौर पे क्या क्या चीज़ें मुझे उसमें देखनी पड़ सकती है, ये भी मुझे उसमें देखना पड़ता है। फिर है इंटरेस्ट शोन बाय प्रमोटर्स towards the business idea and supply of capital and other necessary procedures to start the business। अब ये सोच लिया कि कौन सा बिजनेस करना है, उसका नो हाउ कैसा है, मतलब उसमें पैसा कितना लगने वाला है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, लीगल मतलब कानूनी तौर पे हमें क्या क्या करना होगा। अब इसके बाद आता है इंटरेस्ट शोन बाय द प्रमोटर्स टुवर्ड्स द बिजनेस आइडिया। मतलब क्या मैं ही सिर्फ वो हूँ जो कि ये बिजनेस करना चाहता है, या फिर और भी लोग हैं जो कि इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, ये भी मुझे देखना होता है। क्योंकि एक आदमी के बस की बात नहीं होती है कि वो कंपनी स्टार्ट कर सके। मतलब इनिशियल स्टेज में आप, मतलब मैंने बहुत कम ऐसे कंपनीज देखे हैं जिसको एक ही आदमी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये मत बोलिएगा कि सर जो टाटा कंपनी को जमशेदी टाटा ने अकेले स्टार्ट किया था, तो देखिए उसमें एंड इसमें बहुत फ़र्क है, ठीक है। जमशेदी टाटा ने जब स्टार्ट किया था तो उन्होंने छोटे स्केल पे स्टार्ट किया था, ठीक है। वो छोटे स्केल पे पहले वो उनका सोल प्रोप्राइटरशिप रहा होगा, फिर बाद में चल के वो कंपनी बना होगा। ठीक उसी तरीके से मैं अगर बात करूं फिजिक्स वाला के बारे में, तो आज भले ही उनका $1 बिलियन कंपनी है, लेकिन उन्होंने जो स्टार्टिंग है वो उनका पहले से ही कंपनी नहीं था। पहले उनका एक सोल प्रोप्राइटरशिप था, फिर उसके बाद वो किसी दूसरे टीचर्स के साथ उन्होंने बेसिकली एक पार्टनरशिप की, फिर उन्होंने अपना कोचिंग खोला, लास्ट में जाकर वो कंपनी बना है। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पहले हम सोल प्रोप्राइटरशिप बनाएंगे, फिर उसके बाद हम पार्टनरशिप बनाएंगे, फिर उसके बाद हम जाके कंपनी बनाएंगे। यहाँ पे डायरेक्टली कंपनी बनाने की बात हो रही है। तो डायरेक्टली कंपनी बनाना ये उतना आसान नहीं होता, एक आदमी के बस की बात नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी ये नहीं बोल रहे कि पहले सोल प्रोप्राइटर करेंगे, मतलब छोटे स्तर पे काम करेंगे, फिर पार्टनरशिप बना के थोड़ा और हाई लेवल पे काम करेंगे एंड उसके बाद जाकर हम लोग कंपनी बनाएंगे। नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली ही कंपनी बनाने की बात हो रही है। तो डायरेक्टली मतलब जो पहला स्टेप है वही कंपनी है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें ज़्यादा पैसा का ज़रूरत होगा एंड ये किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। तो इसमें हमें ये तो बिल्कुल ही सोचना होगा कि क्या मेरे जैसे और लोग हैं जो कि उसमें इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। तो ये होता है प्रमोशन स्टेज, जहाँ पे बेसिकली 3 चीज़ें देखी जाती है कि बिजनेस कौन सा करना है, बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, एंड उसके बाद मतलब और कितने लोग इंटरेस्टेड हैं बिजनेस करने के लिए। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे, कंपनी बनाना उतना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब ये सोच लिया कि बिज़नेस कौन सा करेंगे, उसमें क्या क्या उसके नो हाउ होते हैं वो भी जान लिया, फिर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग भी आ चुके हैं। अब इसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन स्टेज, जो कि सबसे ज़्यादा मैं अगर कहूँ तो लेंथी स्टेज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपको जो पेपर वर्क है वो आपको करना होता है। द पेपर वर्क, एंड बहुत ज़्यादा पेपर वर्क की ज़रूरत पड़ती है। तो registration stage is the second part of the formation process. In this stage the company gets registered, which brings the company into existence. मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब तक कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो जाती है तब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती है। ये कोई पार्टनरशिप नहीं है कि बिना रजिस्ट्रेशन किए भी पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर सकती है, नहीं। कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी ही क्यों ना हो,
दोनों के केस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अ कंपनी इज सेट टू बी इन एग्जिस्टेंस इफ इट इज रजिस्टर्ड एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। इन ऑर्डर टू गेट अ कंपनी रजिस्टर्ड सम डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी प्रोवाइडेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब यहाँ पे बेसिकली मैं आपको पहले एक रीडिंग करवा देता हूँ, फिर ये जो प्रोसेस है इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले होता है मेमोरेंडम। देयर आर सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रजिस्ट्रेशन फेज एंड आर एज फॉलोज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। A memorandum of association MOA must be signed by the founders of the company. A minimum of 7 members are required in case of a public company and 2 in case of a private company. The MOA must be properly registered and stamped. फिर articles of association. Articles of association is also required to be signed and submitted. All members who previously signed MOA should also be signing the AOA. The next step is preparing a list of directors which should be filed with the registrar of companies. Directors of the company should provide written consent agreeing to the directors should be filed within the registrar of companies. The notice of address of the officer needs to be filed. A statutory declaration should be made by any advocate of either the High Court or Supreme Court or a person of the capacity of a director, secretary or managing director. This declaration shall be filed to the ROC. तो मैंने आपको जैसे कहा था कि ये जो रजिस्ट्रेशन स्टेज है ये सबसे ज़्यादा हेक्टिक होता है, लेकिन आपको उतना कुछ इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बेसिकली क्या समझना है कि सबसे पहले ये एक आदमी है, ठीक है, इसके दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो आइसक्रीम का बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो इसके दिमाग में आइडिया आया, इसने सब कुछ देख लिया कि आइसक्रीम बिजनेस करने के लिए क्या क्या करना होता है, कितने पैसों की ज़रूरत होती है, क्या कानूनी वहाँ पे चीज़ें होती है जो कि हमें कंप्लाई करना होता है। तो इसने सब कुछ सोच लिया। अब ये कुछ लोगों की तलाश में है जो लोग इसके साथ बिजनेस करना पसंद करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक आदमी है जो कि इसके साथ आता है। तो ये दोनों बेसिकली क्या करते हैं कि ये दोनों फैसला करते हैं कि हाँ, हम दोनों मिलके एक कंपनी बनाएंगे जिसमें आइसक्रीम बनाकर हम लोग मार्केट में बेचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ सोच लिया गया। अब जब तो ये जो सोचा गया ये है प्रमोशन स्टेज, ठीक है। दिस इज द प्रमोशन स्टेज। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेज होता है वही है रजिस्ट्रेशन स्टेज। अब यहाँ पे बेसिकली जो वर्क होता है दैट इज, यहाँ पे जो भी काम यहाँ पे होता है वो बेसिकली होता है डॉक्यूमेंट्स का। तो इन दोनों को क्या करना होगा कि इतने मतलब बेसिकली ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को उन्हें आरओसी के पास देना होता है। मतलब जो लोग चाहते हैं कि हम लोग कंपनी बनाएं, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका वोटर आईडी है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जब आपका वोटर आईडी बनेगा तो आपको जो है ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको ये आई डोंट नो द नेम, जो भी वोटर आईडी के लिए जो इलेक्शन कमीशन होता है तो उसके पास आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल करना होता है। ठीक इसी तरीके से ये दोनों जो कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं इनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास देने होते हैं। ठीक है, ये दोनों आदमी हैं एंड ये दोनों क्या करेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा कर के ये आरओसी को दे देंगे। अब ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? देखिए, सबसे पहला बात जो होता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सिंपल मतलब आप बस इतना ही समझ के रखिए कि बेसिकली इसमें ये लिखा रहता है कि कंपनी में जो लोग काम करते हैं, जो लोग कंपनी में मेंबर्स हैं, उन लोगों का यहाँ पे एक रिकॉर्ड रहता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है बेसिकली एक रिकॉर्ड। तो यहाँ पे ये एक डॉक्यूमेंट होता है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये लिखा रहता है कि फॉर एग्जांपल इसका हम नाम दे देते हैं अभय एंड इसका हम नाम दे देते हैं विजय। ठीक है, अभय और विजय मिलके एक आइसक्रीम कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा रहेगा कि मैं, अभय और अजय मिलके ये आइसक्रीम कंपनी स्टार्ट
कर रहा हूँ, जिसके लिए हमने इतना पैसा ये वो। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली यही दिखाता है कि किन किन लोगों ने कंपनी को स्टार्ट किया हुआ है, किन किन लोगों का नाम जो है वो कंपनी का मेंबर्स में है, मतलब बेसिकली कंपनी में है कौन कौन से लोग, हु आर द पीपल हु आर इन द कंपनी। ये होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो भी देना होता है। अब ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, तो ये भी बेसिकली एक डॉक्यूमेंट ही होता है जहाँ पे आपको ये बताना होता है कि हमारे कंपनी में रूल्स क्या क्या होंगे, व्हाट इज गोइंग टू बी द रूल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी किस तरीके से चलेगी, क्या हमारी कंपनी प्राइवेट कंपनी होगी या फिर कंपनी पब्लिक कंपनी होगी। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली यही होता है, ठीक है। तो आपको ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये भी ले जाके आरओसी को दे देना है। फिर इसके बाद हमारा जो थर्ड डॉक्यूमेंट होता है वो होता है द नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स विच शुड बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब देखिए, एक जो बिजनेस होता है वो अपने मालिक से बिल्कुल अलग होता है, ये तो हम जानते हैं। कंपनी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन्स, ठीक है। तो कंपनी भले ही अलग है लेकिन वो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो अपने आप काम नहीं कर सकती है, ठीक है। एंड कंपनी के केस में क्या होता है कि बेसिकली कंपनी को चलाने के लिए इन ऑर्डर टू रन द कंपनी कुछ लोगों को एज अ डायरेक्टर वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। बेसिकली ये जो अभय और विजय हैं, ठीक है, ये लोग कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन जब कंपनी स्टार्ट हो जाएगी तो ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि भाई हम लोग कंपनी में ही फंसे रह जाए। हमारा तो ये है कि आइसक्रीम की कंपनी खोलेंगे, बस खोल करके छोड़ देंगे, बाकी के काम कुछ लोगों को दे देंगे, वो लोग संभालेंगे और वहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा वो हम लोग अपने में रख लेंगे। तो ये जो इन लोगों का सोच है कि हम लोग काम नहीं करेंगे, कि दूसरे लोगों को काम देंगे, दूसरे लोग हमारे लिए काम करेंगे, तो ये कौन लोग होंगे जो कि काम करेंगे, हु आर गोइंग टू वर्क। तो ये जो काम है ये बेसिकली डायरेक्टर्स करने वाले हैं। डायरेक्टर्स होते कौन हैं, तो बिजनेस को संभालने के लिए कुछ लोग होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है। एक कंपनी जो होती है वो ऐसे ही, मतलब कंपनी कोई भी कंपनी क्यों ना हो, उसको चलाने के लिए डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि ये जो अभय और विजय हैं ये दोनों बोलेंगे कि हमें कोई बाहरी आदमी की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों ही मिलकर कंपनी को चला लेते हैं। और ठीक है, आपको कंपनी चलाना है, आप चला सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये बताना होगा कि डायरेक्टर कौन है। मतलब डायरेक्टर बेसिकली वो आदमी होता है, जैसे एक सिनेमा को एक डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, सिनेमा में क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब कुछ डायरेक्टर के हिसाब से होता है। इसी तरीके से कंपनी में जो भी काम होता है वो सब डायरेक्टर के हिसाब से होता है। तो ये जो डायरेक्टर होता है ये बेसिकली कंपनी का ऑपरेटर होता है। तो अभय और विजय अगर ये चाहते हैं कि हम ही लोग कंपनी को चलाएं तो उस केस में डायरेक्टर भी उन्हीं दोनों को कहा जाएगा। मतलब कुछ भी हो जाए डायरेक्टर तो वहाँ पे रहेगा ही, अब वो चाहे वही लोग हों जो कि कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं या फिर बाहर से कुछ और लोगों को लाया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टर रहेगा। तो हमें ये बताना होता है कि ये डायरेक्टर कौन कौन से हैं, एंड ये डायरेक्टर का जो नाम है वो भी हमें उसका भी जो नाम होता है वो भी एक डॉक्यूमेंट में लिख करके हमें आरओसी के पास भेज देना होता है। फिर इसके बाद जो हमारा होता है वो है डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शुड प्रोवाइड रिटन कंसेंट अग्रीइंग टू बी द डायरेक्टर शुड बी फाइल्ड विद इन द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब देखिए, ये जो डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर को तो हमने बोल दिया कि ये आदमी हमारा डायरेक्टर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभय और विजय का एक दोस्त था सचिन, ठीक है। सचिन का नाम उन लोगों ने डायरेक्टर में दे दिया, लेकिन सचिन का मन ही नहीं है कि वो काम करे, तो क्या वो काम कर सकता है? नहीं।
तो जब तक किसी का मन नहीं होगा तब तक आप उससे काम नहीं करवा सकते। इसीलिए जो भी डायरेक्टर होता है उसको बेसिकली ये बताना होता है कि मैं अगर यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो ये मेरी मर्जी से है, किसी ने मेरे ऊपर में दबाव नहीं बनाया है। नोबडी हैज़ फोर्स्ड मी टू वर्क ओवर हियर, आई एम टोटली वर्किंग विथ माई ओन। मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया है कि तुम यहाँ पे काम करो। तो ये भी जो होता है कि ये डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर को बेसिकली एक डॉक्यूमेंट में लिख के देना होता है कि मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ एंड कोई भी मेरे ऊपर में दबाव नहीं है। तो ये जो डॉक्यूमेंट होता है, ये डॉक्यूमेंट भी हमें आरओसी को दे देना होता है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होता है, वेदर नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ द ऑफिस नीड्स टू बी फाइल्ड। अब आपको ये भी बताना होता है कि भाई हमारा जो बिजनेस है उसका एड्रेस कहाँ है, उसका ऑफिस कहाँ है, वो भी हमें बताना होता है। तो वो भी एक डॉक्यूमेंट बना करके आरओसी को दे देंगे। एक सेकेंड, यस, उसका भी एक डॉक्यूमेंट बना के हम लोग जो है आरओसी को दे देंगे। फिर इसके बाद होता है अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन शुड बी मेड। अब देखिए कंपनी जो है वो जब भी बनती है तो कंपनी के बनते वक्त में बहुत सारे लीगल प्रोविजंस होते हैं जिनको कंप्लाई करना होता है। मतलब ये कि कंपनी का जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ठीक है कि नहीं है, क्या कंपनी ने यहाँ पे कुछ झूठ फूस बोल दिया है, तो उस चीज़ को बेसिकली ये करना होता है, उसको चेक करना होता है। एंड ये चेक करने का काम किसका होता है, तो ये बेसिकली एक एडवोकेट या फिर एक सीएस, एक एडवोकेट या फिर एक सीएस, इनको ये काम दिया जाता है कि आप एक डॉक्यूमेंट में लिख दीजिए कि ये जो कंपनी है इसने जो भी डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास दिए हुए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है एंड मैंने इन सभी को देखा हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट भी हमें उनको देना होता है। दिस डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो नीडेड टू बी गिवन टू द आरओसी। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब कौन कौन कंपनी के मेंबर्स हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब कंपनी का रूल्स क्या होगा, कंपनी में डायरेक्टर्स कौन हैं, डायरेक्टर्स क्या अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, कंपनी का एड्रेस कहाँ है। फिर इसके बाद बेसिकली एक एडवोकेट जो होता है वो लिख के दे देता है कि जो भी कंपनी का डॉक्यूमेंट है वो ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आरओसी के पास देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो स्टेज है वो ख़त्म हो जाता है। अब जो नेक्स्ट स्टेज इसके बाद आता है वो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज इशूड व्हेन द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड विद द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड। दिस सर्टिफिकेट वैलिडेट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी इन द रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन जो कि बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर तब से आप आरओसी किए जा रहे हो, तो ये आरओसी बेसिकली है क्या, हु इज़ दिस आरओसी। तो आरओसी जैसे मैं अगर बात करूं तो आप सीआईएससी काउंसिल में पढ़ते हैं, तो आपको अपना एग्ज़ाम देने के लिए जो भी होता है वो आपको सीआईएससी के पास भेजना होता है। ठीक इसी तरीके से कंपनीज का जो भी काम होता है तो उनका लिए एक बॉडी बनाया गया, देयर इज़ अ बॉडी विच इज़ मेड एंड दैट इज़ नोन एज आरओसी। ये आरओसी का फुल फॉर्म होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये बेसिकली करते क्या है, तो कंपनीज का जो भी काम होता है, वॉट एवर वर्क, ये सब कुछ यही लोग संभालते हैं। जैसे आपका जो भी होगा, मतलब आप क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, आपका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का रूटीन कैसे होगा, ये सब कुछ सीआईएससी के हाथ में है। तो ठीक उसी तरीके से आरओसी जो है वो कंपनीज का एक रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंसी होता है। ठीक है, तो ये होता है आरओसी। तो अब जब आपने रजिस्ट्रेशन स्टेज में आरओसी को ये दे दिया कि हम मतलब आरओसी के पास में सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, तो आरओसी क्या करता है कि बेसिकली वो चेक करता है कि ये डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं कि नहीं हैं। एंड जब उसे ये लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है
तो फिर वो आपको ये बोल देगा कि ठीक है, आपको बेसिकली एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब जैसे आप अगर कभी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका जैसे एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक उसी तरीके से ये जो कंपनीज होते हैं, कंपनीज भी अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनका भी एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब वहाँ पे बेसिकली ये लिख दिया जाता है कि ये कंपनी जिसको इन लोगों ने स्टार्ट किया था, अब इसके पास टोटल परमिशन है कि अब ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया जाता है, मतलब आपके हाथ में जो गाड़ी है वो आ चुकी है। फिर है सर्टिफिकेट ऑफ commencement of business. Now certificate of commencement of business is required for a public company to start doing business, while a private company can start business once it has received the certificate of incorporation. तो देखिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाता है ये मतलब इसके लिए कि आपका जो कंपनी है वो स्टार्ट हो चुका है, योर कंपनी है स्टार्टेड, आपके हाथ में जो गाड़ी है वो आ गया है। लेकिन क्या आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला सकते हैं? सो द आंसर इज नो, यू नीड अ लाइसेंस। तो ठीक उसी तरीके से आपका कंपनी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपको और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एंड ये सर्टिफिकेट भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ ही दे दिया जाता है, एंड फिर आप अपना जो काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक याद रखने वाली बात है वो ये है कि अगर आपका कंपनी प्राइवेट कंपनी है, मतलब एक ऐसा कंपनी जिसमें आपको जो शेयर्स हैं वो आपको मार्केट में लोगों को नहीं देना है, आप उन शेयर्स को सिर्फ अपने तक ही रखना चाहते हैं, तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो वहाँ पे आपको ये कमेंसमेंट, मतलब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, इसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको मतलब ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर पब्लिक कंपनीज रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैन इशू प्रोस्पेक्टस इन ऑर्डर टू मेक द पब्लिक सब्सक्राइब टू द, ये उतना कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जैसे ही आपके हाथ में सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस आ जाता है तो आप अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब तक तो हमने सिर्फ थोड़े बहुत देखे हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, अब और डिटेल्स में देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेज था वो था प्रमोशन। आज का जो बाकी का वीडियो है वो इस प्रमोशन के ऊपर में ही होने वाला है कि व्हाट इज़ प्रमोशन एंड प्रमोटर क्या होता है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो प्रमोशन क्या होता है ये तो बेसिकली हमने देख ही लिया कि प्रमोशन का मतलब होता है कि जब बिजनेस को बेसिकली बिजनेस जब उसके स्टार्टिंग फेज में होता है, यानी कि जब बीज बोया जाता है तो उस बीज की सेवा करने, जो भी बीज की सेवा की जाती है उसको पानी देना, उसमें खाद देना, तो ये सब कुछ प्रमोशन ही कहलाता है। सो प्रमोशन ऑफ अ बिजनेस सिंपली refers to all those activities that are required to be undertaken to establish a new business unit for manufacturing or distribution of any product or provide any service to the people। मतलब बिजनेस को बेसिकली स्टार्ट करने के लिए, मतलब जो भी उसका मेन है स्टार्टिंग के फेज में जो भी काम किया जाता है वो सारे काम को हम लोग प्रमोशन कहते हैं। प्रमोशन ऑफ अ बिजनेस सिंपली रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन टू एस्टैब्लिश अ न्यू बिजनेस यूनिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी प्रोडक्ट और प्रोड्यूस एनी सर्विस टू द पीपल। मतलब कंपनी का जो स्टार्टिंग फेज होता है जहाँ पे सारी तैयारियाँ की जाती है वो सब कुछ प्रमोशन में कहलाता है। इट स्टार्ट्स विद कंसीविंग द आइडिया ऑफ बिजनेस और डिस्कवर एन अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग अ बिजनेस, एसेट्स इज फीजिबिलिटी एंड देन टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू लॉन्च द बिजनेस यूनिट। अब इसमें मेनली 3 चीज़ ही होते हैं कि पहले तो सोचो कि कौन सा काम करना है, फिर दूसरा ये देखो कि उस काम को करने के साथ साथ और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना होगा, एंड लास्ट में उस काम को स्टार्ट कर दो। मतलब अपने बिजनेस के लिए जो
तैयारी होती है वो स्टार्ट कर दो। दिस इन्वॉल्व्स ascertaining to whether all the basic requirements such as land, building, raw material, machinery, equipment, etc. are available or not. If they are available, one can assemble them, arrange the necessary funds, and set up the business unit to give shape to the initial idea of establishing the business. So the whole process is called business promotion, and the person who does it is called the promoter. तो promotion का मतलब बेसिकली यही होता है कि हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस को जब इनिशियल स्टेज होता है, व्हेन द बिजनेस इज इन द इनिशियल स्टेज, तो इनिशियल स्टेज में जो भी काम किया जाता है बिजनेस को थोड़ा बहुत खड़ा करने के लिए, तो वो सब कुछ प्रमोशन के अंदर में आता है। एंड ये जो लोग इस काम को करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं प्रमोटर। ठीक है, द पीपल हु डू द वर्क ऑफ प्रमोशन दे आर नोन एज प्रमोटर्स। ठीक है, फिर उसके बाद होता है रोल ऑफ अ प्रमोटर की। जो प्रमोटर होता है वो क्या करता है, तो अब तक तो समझ में आ ही गया है कि द प्रमोटर कंसीव्स एन आइडिया फॉर द सेटिंग अप अ बिजनेस। बेसिकली आइडिया जो है वो उसी के दिमाग में आता है। जो भी आइडिया है कि कौन सा काम करना है तो सबसे पहले उसी के दिमाग में आता है। फिर ही मेक्स preliminary investigations and ensures about the future prospect of the business। मतलब बिजनेस के बारे में वो ये सोचता है कि ये जो बिजनेस है इसके मतलब इसका रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसमें होंगी, एंड इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, मतलब ये जो बिजनेस है ये क्या फ्यूचर में सक्सेसफुल हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सब वही सोचता है। क्योंकि आपके लिए कोई और सोचने वाला नहीं है कि भाई ये जो बिजनेस है वो ठीक होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे सब कुछ आप ही को करना होगा, आप ही को सोचना होगा कि कौन सा बिजनेस करना है, एंड आप ही को ये भी देखना होगा कि ये जो बिजनेस है वो फ्यूचर में चल के प्रॉफिटेबिलिटी होगा कि नहीं होगा। फिर ही ब्रिंग्स टुगेदर वेरियस पर्सन्स हु अग्री टू एसोसिएट विद हिम एंड शेयर द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब बाकी के जो लोग होते हैं उन लोगों को भी वही लेकर के आता है, जो मतलब उसके जैसे सोचने वाले और लोग जो कि इंटरेस्टेड होंगे बिजनेस को स्टार्ट करने में, तो उन लोगों को भी वही लेकर के आता है। फिर ही प्रिपेयर्स वेरियस डॉक्यूमेंट्स एंड गेट्स द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। जो प्रमोटर होता है वही बेसिकली जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो भी वही रेडी करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको तो कोई और करके तो देगा नहीं, तो मेन काम तो आप ही को करना होगा। एंड ही रेजेस द रिक्वायर्ड फाइनेंसेस एंड गेट्स द कंपनी गोइंग। एंड एक बार जब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल जाता है तो उसके बाद भी जो पैसा है वो वही लाता है। तो प्रमोटर ही जो है वो मेन होता है, ही इज़ द मेन पर्सन। सारे काम जो कि बिजनेस का इनिशियल स्टेज में होता है वो सब वही करता है। ठीक है, जैसे सोचना कि कौन सा बिजनेस करना है, उसके लिए तैयारियां लेना, फिर लोगों को लाना, फिर जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी करना, पैसों को रेडी करना, तो ये सब चीज़ें जो प्रमोटर है वही करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो है वो है टाइप्स ऑफ प्रमोटर। तो प्रमोटर तो हमें समझ में आ गया कि जो कि बिजनेस का इनिशियल एक्टिविटी, जो भी वो एक्टिविटीज़ होते हैं वो जो आदमी करता है उसे हम लोग प्रमोटर कहते हैं। लेकिन अब ये प्रमोटर कितने टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा आता है वह है प्रोफेशनल प्रमोटर। So these are the persons who specialize in the promotion of companies. They hand over the companies to shareholders when the business starts. In India, there is a lack of professional promoters. In many other countries, professional promoters have played an important role and helped the business communication to a great extent. मतलब प्रोफेशनल प्रमोटर का मतलब ये है कि जिसका पेशा है प्रमोशन का काम, जिसका मेन जो रोजी रोटी है वही प्रमोशन है, वो काम ही करता है प्रमोशन का, उसका काम ही यही है कि अलग अलग बिजनेसेस का प्रमोशन करवाना, तो उसे हम लोग प्रोफेशनल प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये हो सकता है कि क्या सर ऐसे भी लोग होते हैं जो कि सिर्फ प्रमोशन ही करवाते रहते हैं, तो यस, बहुत लोग होते हैं जो कि उनका एक बिजनेस तो पहले से ही चल रहा है लेकिन दूसरा बिजनेस को भी वही लोग प्रमोट करवाते हैं, तो उनका काम ही यही होता है कि वो लोग बिजनेस को प्रमोट करवाते हैं। उनका पेशा जो हम लोग कर चुके हैं जिसको हम लोग प्रोफेशन कहते हैं, तो उनका प्रोफेशन ही
प्रमोशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओकेजनल प्रमोटर्स। नाउ दीज प्रमोटर्स टेक इंटरेस्ट इन फ्लोटिंग सम कंपनीज, दे आर नॉट इन प्रमोशन वर्क ऑन अ रेगुलर बेसिस बट टेक अप द प्रमोशन ऑफ सम कंपनीज एंड देन गो ऑन टू देयर अर्लियर प्रोफेशन। फॉर इंस्टेंस इंजीनियर्स, लॉयर्स एटसेट्रा मे फ्लोट सम कंपनीज। अब प्रोफेशनल प्रमोटर का मतलब जो कि हमेशा ही वो काम करता है, लेकिन ओकेजनल का मतलब जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि थोड़े समय के लिए वो वाला काम वो करता है, उसके बाद जो भी काम होता है वो सब वो किसी दूसरे को दे देते हैं। जैसे एक लॉयर है, ठीक है, अब लॉयर को अगर एक लॉ कंपनी स्टार्ट करना है तो वो लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में अपना जो भी काम होता है वो लोग करते हैं, एंड जैसे ही काम ठीक ठाक चलने लग जाता है तो वो काम किसी और को दे देते हैं। मतलब उन लोगों का ये नहीं है कि उन लोगों का रोज का ही वो काम है, कभी कभी वो लोग ये काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल प्रमोटर। सो सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंसियर्स मे टेक अप द प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, दे जनरली टेक अप दिस वर्क व्हेन फाइनेंशियल एनवायरनमेंट इज फेवरेबल एट द टाइम। अब फाइनेंशियल प्रमोटर का मतलब क्या होता है, तो देखिए प्रमोशन का मतलब बहुत तरीकों से हो सकता है। आप प्रमोटर सिर्फ इसके लिए नहीं बोल सकते हैं कि वो आदमी सोच रहा है फिर वो सारे अरेंजमेंट कर रहा है, नहीं, सिर्फ उसी को प्रमोटर नहीं बोला जा सकता है। जो आदमी सोच रहा है, सब डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहा है, वो तो प्रमोटर है ही, लेकिन अगर उस टाइम पे कोई आदमी आपको ये बोलता है कि देख भाई मैं तो सिर्फ पैसे ही दे पाऊंगा, मेरे से पैसे लेकर के जा अपना कंपनी जो है वो स्टार्ट कर, लेकिन मेरे से ये उम्मीद मत रखना कि मैं तेरा बाकी का काम कर दूंगा। तो ये जो प्रमोटर्स होते हैं जो कि सिर्फ जो पैसा देने का काम करते हैं, दे ओनली वर्क विथ मनी, तो इस टाइप के प्रमोटर को हम लोग फाइनेंशियल प्रमोटर कहते हैं। इनका जो मेन काम होता है वही ये होता है कि दे नीड, कि उनका मतलब फाइनेंस देना ही दैट इज देयर मेन ड्यूटी, देयर मेन वर्क इज कि वो लोग फाइनेंस दे सके। तो ये जो फाइनेंशियल प्रमोटर्स होते हैं ये सिर्फ आपको पैसा दे देते हैं एंड बोलते हैं लो भाई अपना काम करो, और बाकी का जो है वो वापस आ जाते हैं। तो फाइनेंशियल प्रमोटर इनको कहा जाता है जो सिर्फ पैसा देते हैं। एंड नेक्स्ट है मैनेजिंग एजेंट्स एंड promoters in India. Managing agents played an important role in promoting new companies. These persons used to float new companies and then go on to their managing agency rights. मतलब एजेंसी कंपनी का मतलब ये है कि मैं एक कंपनी स्टार्ट तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास नॉलेज नहीं है, जो कि इंडिया में मैक्सिमम कंपनीज के केस में होता है कि जब कंपनी स्टार्ट होती है तो उन लोगों को आइडिया नहीं रहता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस केस में कुछ ऐसे फर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनका ये काम ही होता है कि वो लोग आपको मैनेजिंग करवा के दे देते हैं, मतलब प्रमोशन करवा के आपको दे देते हैं। तो इन सबको कहा जाता है मैनेजिंग एजेंट। तो अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर तो फिर प्रोफेशनल प्रमोटर क्या है, तो देखिए प्रोफेशनल प्रमोटर एंड मैनेजिंग एजेंट में कुछ खास फर्क नहीं है, बस जो प्रोफेशनल प्रमोटर है वो हम एक आदमी को बोल सकते हैं एंड मैनेजिंग एजेंट जो है वो जनरली एक कंपनी होती है, ठीक है। मतलब कुछ कंपनीज होती हैं जो कि आपसे कुछ पैसे लेंगी एंड आपका जो भी बिजनेस का स्टार्टिंग फेज का काम रहता है वो सारा काम करवा के वो आपको दे देगी। तो इसे हम लोग कहते हैं मैनेजिंग एजेंट। एंड प्रोफेशनल प्रमोटर का मतलब ये होता है कि वो लोग ये काम करते ही रहते हैं। मैनेजिंग एजेंट के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो लोग ये काम जो है वो रेगुलर बेसिस पे करते रहे। हो सकता है कि एक साल में उन्हें 4-5 कंपनीज का ये मतलब काम मिला एंड अगले साल कुछ नहीं मिला, लेकिन जो प्रोफेशनल प्रमोटर है उनका काम ही ये है। देखिए मैनेजिंग एजेंट एंड प्रोफेशनल प्रमोटर में क्या ये मेन फ़र्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो प्रोफेशनल प्रमोटर होते हैं इनका ऑलरेडी एक कंपनी होता है। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो अगर मैं बात करूं मुकेश अंबानी के बारे में, तो मुकेश अंबानी का ऑलरेडी रिलायंस कंपनी था, लेकिन फिर भी उन्होंने जियो कंपनी को स्टार्ट किया। तो वो जो ये है प्रमोटर हैं, सो ही इज़ अ प्रोफेशनल प्रमोटर। क्यों? क्योंकि उन्होंने जियो को स्टार्ट किया, फिर उसके बाद उन्होंने और भी एक लाइफ कंपनी आता था, तो वो भी शायद रिलायंस का ही था कि क्या था मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन जियो के बाद और भी कंपनीज में उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। तो ये जो
प्रोफेशनल प्रमोटर होते हैं उनका ऑलरेडी कोई ना कोई कंपनी पहले से रहता है, लेकिन जो मैनेजिंग एजेंट होते हैं इनको आप बेसिकली दलाल बोल सकते हैं। ये लोग आपसे कुछ पैसे ले लेते हैं एंड आपसे आपका जो कंपनी का प्रमोशन होता है वो करवा देते हैं। ठीक है, तो ये हैं अलग अलग टाइप के प्रमोटर्स। तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। आज हमने अच्छा खासा ये पोर्शन किया हुआ है, सो इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अस। एंड यस, आज हमने मतलब अपना जो सिलेबस है उसका भी हमने एक अच्छा खासा पोर्शन जो है वो किया हुआ है, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो अब तक मैं अगर बात करूं तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी जो है वो हमारा हो, मतलब सॉरी इनकॉर्पोरेशन नहीं, स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी एंड प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, ये हमारा हो चुका है। ये फर्स्ट पार्ट भी हो गया है। अब ये जो पोर्शन है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, हम इसे अलग में दिखाएंगे। जो अगला हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा हम उसमें दिखाएंगे। ठीक है, सो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना।